तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर के द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं लालाव पद परिचय। पद परिचय का एक वीडियो हमने कल देख लिया था, आज दूसरा वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने अब तक लालाव ये पढ़ा कि भाई जो पद परिचय होता है उसमें पद का व्याकरणिक परिचय दिया जाता है कि वो व्याकरणिक दृष्टि से क्या क्या संबंध रखता है ना। जिसमें हमने पढ़ा संज्ञा, कल पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा लिंग, उसके बाद पढ़ा वचन। आज हम पढ़ रहे हैं कारक। वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाला व्याकरणिक कोटि कारक कहलाता है। यानी कि वाक्य में संज्ञा का क्रिया के साथ संबंध बताना कहलाता है कारक। कि जो संज्ञा है, जो सर्वनाम शब्द हैं, उनका क्रिया के साथ क्या संबंध है, तो क्रिया के साथ संबंध बताने को क्या कहा जाएगा, कारक कहा जाएगा। और हिंदी में जो ये कारक होते हैं लालाओ, ये प्रसर्ग जो होते हैं, इन्हें 8 भागों में बांटते हैं। यानी कारक हिंदी में 8 होते हैं। कितने होते हैं लालाओ? 8। ठीक है। पहला होता है कर्ता कारक। कौन सा होता है? कर्ता कारक। कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है लालाओ वो ने होता है। क्या होता है? ने। ठीक है। जैसे राम फल खाता है, सुमन ने पत्र लिखा, लेकिन ने कारक चिन्ह का प्रयोग हमेशा किसके लिए किया जाता है? भूतकाल के लिए किया जाता है। वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। आपने पढ़ा है। कर्म कारक, इस कर्म कारक का चिन्ह जो होता है को होता है। ये जो कर्म कारक होता है 2 प्रकार का हो सकता है। यानी कर्म जो होते हैं 2 प्रकार के हो सकते हैं, सजीव कर्म और एक निर्जीव कर्म। ठीक है ना। जैसे वह फल खाती है, उसने बच्चे को मारा, ये कर्म कारक हो गया। तीसरा है करण कारक। करण कारक जो है इसमें क्रिया को करने के साधन का बोध होता है कि क्रिया किस साधन के द्वारा की जाती है। इसमें इसके जो कारक चिन्ह होते हैं वो से होते हैं, के अथवा के द्वारा होते हैं। उसने चाकू से फल काटा, ये सवाल राम के द्वारा हल किया गया। चौथा होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के चिन्ह जो होते हैं को होते हैं और के लिए होते हैं। ठीक है। जिसके लिए क्रिया की जाती है। जैसे किसान गाय के लिए चारा लाया, उसने भिखारी के लिए दान दिया, इस तरह के बात। अपादान कारक। अपादान में क्या होता है? एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा का अलग होना होता है। अलगाव, पृथक्करण। इसके चिन्ह होते हैं से, में, पे, पर, ये होते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालय से अलग हो गई। तालाब में कमल खिलते हैं तो तालाब में। ठीक है। ये इसके उदाहरण हो गए। उसके बाद आता है संबंध कारक। ठीक है। संबंध जो कारक होता लालाओ, इसमें एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ क्या बताया जाएगा? संबंध बताया जाएगा। जैसे का, की, के, रा, री, रे, है ना। ये सब जैसे राम की पुस्तकें हैं। साथियों मेरी बातों का ध्यान से सुनो। ठीक है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस तरह के वाक्य इसमें आएंगे। संबोधन कारक जो होता है इसमें हे, अरे, ओ, इस तरह के आएंगे। ठीक है। जिस साथियों मेरी बात सुनो, अरे सूरज निकल आया, ये सब किस में आएंगे? ये संबोधन कारक में आएंगे। ठीक है भाई। तो लालाओ ये हमने पढ़े कारक। तो आपको पद परिचय में कारकों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है सर्वनाम की। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम का टॉपिक क्या है इसे भी हम जान लेते हैं एक बार। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें किस नाम जाना जाता है? सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं, हम, ये, कुछ आदि। यानी सभी नामों के लिए इन सर्वनामों क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। जैसे मैं, मेरा, हम, तुम, वे, उनका आदि। ये क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं जो पुरुषों के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसमें 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष, जिसमें बोलने वाला व्यक्ति होता है मैं और हम। मध्यम पुरुष जो होता है इसमें सुनने वाला होता है तुम और आप, तू होता है। अन्य पुरुष में जिसके विषय में बात की जाती है वह, वे, ये इसमें आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है निश्चितता का बोध होता है। यह, ये, वह, वे, तो निश्चितता का बोध हो रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चय का बोध होता है, यानी निश्चय नहीं रहता है कोई कुछ, इसमें आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या, कौन, किसे, किसको, ये शब्द आते हैं।
संबंधवाचक शब्द सर्वनाम जो होता है उसमें एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से क्या बताया जाता है, संबंध बताया जाता है, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जैसी, वैसी आदि, यानी एक वस्तु का दूसरी वस्तु संबंध बताने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और निजवाचक सर्वनाम जो खुद के लिए प्रयुक्त करता है, खुद, स्वयं, अपने आप, स्वतः ही आदि, ये सर्वनाम हो गए लालाओ। अब बात आती है विशेषण क्या होता है। तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा की विशेषता बताई जाती है या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, वो शब्द क्या कहलाएंगे लालाओ, विशेषण कहलाएंगे। जैसे मीठा, परिसर में, काला, मोटा, ये सब क्या है, ये संज्ञा की विशेषताएं हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। अब ये होते कई प्रकार के हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण जो है ये संज्ञा सर्वनाम के गुण का बोध कराएंगे, दोष का बोध कराएंगे, उसकी अवस्था का बोध कराएंगे। जैसे रंगीन, हवादार, शांत, मौसमी, ठंडा, भव्य, विशाल, कुशल, आलसी, ये सब क्या हैं, ये गुणवाचक हैं, क्योंकि किसका बोध करा रहे हैं लड़कों, गुणों का बोध करा रहे हैं। दूसरा क्या है, संख्यावाचक। ये संख्यावाचक विशेषण जो होता है ये संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं लालाओ, ये निश्चित संख्यावाचक भी हो सकते हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक भी हो सकते हैं। यानी अगर निश्चित संख्यावाचक है तो निश्चित संख्या का बोध कराएगा, अगर अनिश्चित है तो अनिश्चित संख्या का बोध कराएगा। अनिश्चित संख्या में कुछ, कई, अनेक, बहुत से, इनका ये हो गए। और निश्चित संख्या में 10, 5, 3, 4, चौथा, पांचवा, दोनों, प्रत्येक, ये इसमें आएगा। ठीक है। उसके बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण। ये संज्ञा सर्वनाम की मात्रा, उनके परिमाण का बोध कराते हैं। ये भी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, निश्चित भी और अनिश्चित भी। अगर अनिश्चित में क्या क्या आएंगे, कम, थोड़ा, कुछ, अधिक, तनिक, जरा सा, थोड़ा सा, इस तरह से। निश्चित में 1 मीटर, पाव भर, 2 किलो, 4 किलो, 5 लीटर, इस तरह के शब्द आएंगे। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत किया जाएगा। यह घर, ये छात्र, वह घर, वे कुर्सियां, इस तरह के शब्द आएंगे तो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। एक और होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण वे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे यह आम बहुत मीठा है, तो आम की विशेषता क्या है, मीठा, और मीठे की विशेषता क्या है, बहुत, तो यहाँ बहुत क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। इस प्रविशेषण को प्रतिविशेषण भी कहा जाता है। जैसे उड़ीसा में आया तूफान, अत्यधिक भयावह था। तूफान कैसा था, भयावह। तूफान संज्ञा है, तूफान की विशेषता क्या है, भयावह। ये भयावह क्या हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन भयावह कैसा था, बहुत ज्यादा, अत्यधिक था, तो अत्यधिक क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रविशेषण। ठीक है। इस साल बिल्कुल कम वर्षा हुई है, तो वर्षा क्या है, इस साल बिल्कुल कम वर्षा हुई है, तो बिल्कुल कम होना, ये क्या है, ये प्रविशेषण है। बात आती लालाओ क्रिया की। ठीक है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता हो, यानी जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पता चले, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्रिया कहा जाता है। जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना आदि। धातु क्रिया का मूल रूप होता है, यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहा जाता है। और जब इस मूल धातु में ना प्रत्यय लग जाता है तो ये क्या बन जाती है, फिर क्रिया बन जाती है। ठीक है। धातु प्लस ना सामान्य रूप, पढ़ प्लस ना, ये पढ़ना बन गया। ठीक है भाई। अब ये क्रियाएं जो होती है कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है लालाओ। कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया तो वो होती है जिसमें क्रिया के साथ क्या नहीं होता, कर्म नहीं होता। मतलब आपने सब पढ़ रखे हैं इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको, केवल सामान्य जानकारी दे रहा हूं इनकी। ठीक है ना, विस्तार से नहीं। तो अकर्मक क्रिया लाला वो होती है क्या, जिसमें क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं रहता है, वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे हंसना, रोना, भागना, दौड़ना, कूदना, उछलना, बैठना, ये सब क्या है, यह कर्मक क्रिया है।
और जब क्रिया के साथ कर्म उपस्थित रहता है वहाँ क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, बनाना, बुनना, देना, तोड़ना आदि, ये क्या हो गई, ये सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है। बनावट के आधार पर क्रिया के भेद जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो देखिए लालाओ, इसमें मुख्य क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, मुख्य क्रिया। ये मुख्य क्रिया वो होती है जिसका स्वरूप बदलता नहीं है, जैसे टूट गया, रोता रहा, चल दिया, खा लिया आदि, ये मुख्य क्रियाएं होंगी। ठीक है ना, जो उसमें मूल अर्थ प्रदान करती है। संयुक्त क्रिया जिसे कर लिया, यानी संयुक्त क्रिया होती हैं जब दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और एक ही अर्थ प्रदान करती हैं, संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। यानी जब दो क्रियाएं मिलकर के एक ही प्रकार का अर्थ प्रदान करती हैं तो वो संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कर लिया, सो गया, काट लिया, गाता गया आदि। तीसरी है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं नहीं करता है और दूसरों से करवाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कही जाती है। इसमें सुझाव देने आ जाते हैं, लिखवाना, कटवाना, बनवाना, पढ़वाना, चलवाना चाहिए, इस तरह क्रियाएं इसमें आती हैं। नाम धातु क्रिया वह क्रिया जो संज्ञा शब्दों में प्रत्यय या उपसर्ग जोड़कर के बनाई जाती है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। यानी जो क्रिया संज्ञा से बनती है वो नाम धातु कहलाती है, जैसे फिल्माना, शर्माना, लजाना, हिनिनाना आदि। पूर्वकालिक क्रिया यानी जब कर्ता किसी एक क्रिया को करने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया करता है। जब कर्ता किसी एक क्रिया को करने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया करता है तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़कर, खाकर, नहाकर, पीकर, देखकर। इस क्रिया में कर या कर के शब्द जुड़ते हैं, यानी पूर्वकालिक क्रिया में मूल क्रिया के साथ में कर या कर के शब्द जुड़ते हैं और कर या कर के शब्द जोड़कर क्या बनाई जाती है, पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। ठीक है। अब काल क्रिया के होने के, अब काल क्या होता है, ये तो क्रिया हो गई। अब काल किसे कहते हैं, तो क्रिया के होने के समय काल कहते हैं। यानी लालाओ, क्रिया के घटने के समय को क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। यानी जिन शब्दों से क्रिया के घटने या होने का पता चलता हो उन्हें कहते हैं काल। ये काल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं लालाओ, 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल जिससे वर्तमान समय का पता चलता है, जैसे पढ़ता है, लिख रहा है, जाता है, उड़ रहे हैं, आ रही हैं आदि, विस्तार से हम जान नहीं रहे हैं। ठीक है। भूतकाल जिससे भूतकाल का समय पता चलता हो, बीते हुए समय का ज्ञान होता हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे पढ़ती थी, लिख रही थी, जाती थी, उड़ रहे थे, आ रही थी आदि। उसके बाद भविष्यकाल, भविष्यकाल में भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता चलता हो, पढ़ेगा, लिखेगा, जाएगा, उड़ेंगे, आएगी, आएंगी आदि। अगर इनका ज्ञान होता हो तो क्या कहलाएगा, भविष्यकाल कहलाएगा। तो काल भी कितने प्रकार के हो गए लालाओ, 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। तो यानी कि अगर कोई शब्द विकारी है, अगर कोई विकारी शब्द है, विकारी शब्द है मतलब चाहे वो संज्ञा है, चाहे वो सर्वनाम है, चाहे वो विशेषण है, चाहे वो क्रिया है, ठीक है, चाहे वो काल है, ये सब क्या है, ये विकारी शब्द हैं। अगर इनके बारे में हमें परिचय देना पड़ेगा तो ये सब हमको आने चाहिए। संज्ञा हमें आनी चाहिए, संज्ञा के 3 प्रकार आने चाहिए। विशेषण का ज्ञान होना चाहिए, विशेषण के प्रकारों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना। क्रिया के भेदों की जानकारी होनी चाहिए, क्रिया की पहचान होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमें लिंग वचन आना चाहिए, काल आना चाहिए, तो हम विकारी शब्दों का परिचय आराम से दे सकते हैं लालाओ। ठीक है। तो विकारी शब्दों का परिचय हमने जान लिया। अब हम जानेंगे अविकारी शब्दों का परिचय कि ये अविकारी शब्द जो होते हैं ये कौन से होते हैं। यानी अपना जो टॉपिक है ना वो 2 मिनट का है, पूरा टॉपिक आपको 2 मिनट में समझा दूंगा, लेकिन ये सब, इन सब का ज्ञान आपको होना चाहिए तो आपको वो टॉपिक आराम समझ बैठ जाएगा। लेकिन अगर आपको इनकी जानकारी नहीं है ना तो फिर आप नहीं कर सकते, ये पक्की बात है। व्याकरण का ज्ञान तो कंपलसरी है पद परिचय जानने के लिए। तो अविकारी शब्द अलावा वे होते हैं या वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई असर नहीं होता। यानी कि वे शब्द जो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, पुरुष के आधार पर बिल्कुल नहीं बदलते हैं। जो शब्द काल, लिंग, वचन, पुरुष आदि के आधार पर परिवर्तनशील नहीं होते हैं, जो बदलते नहीं हैं,
जिनमें विकार पैदा नहीं होता है वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रातः, अभी, धीरे धीरे, उधर, यहाँ, परंतु, इसलिए ना इनका लिंग बदलेगा, ना इनका वचन बदलेगा और ना इनका पुरुष बदलेगा, ना इनका काल बदलेगा। ये तो लालाव जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। अब ये अव्यय होते कौन कौन से हैं? एक होता है क्रिया विशेषण अव्यय, एक होता है संबंध बोधक अव्यय, एक होता है समुच्चय बोधक अव्यय, एक होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, एक होता है, ये सारे होते हैं। ठीक है लालाओ, तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात और होते हैं। ये सारे शब्द जो होते हैं अविकारी शब्द के नाम से जाने जाते हैं। अब ये क्रिया विशेषण अव्यय कौन से होते हैं? तो क्रिया विशेषण अव्यय लालाओ वे होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो क्रिया के घटने की विशेषता बताते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे बहुत, धीरे धीरे, उधर, प्रातः, तेज तेज आदि, ये सब क्या होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। कौन से होंगे? जो क्रिया की विशेषता बताएंगे वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। अब लालाव इसमें होते कौन कौन से? जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण, ये कालवाचक क्रिया विशेषण वे होते हैं जो क्रिया के घटने के काल का, समय का बोध कराते हैं। जैसे कभी कभी, अभी, प्रातः, साय, आजकल, प्रतिदिन, सुबह, शाम, साल में, 6 महीने में, दिन में, रात में, ये सब क्या है? काल का बोध करा रहे हैं। तो क्रिया के घटने के समय का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण क्या कहलाएंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन से होंगे? जो क्रिया के घटने की रीति, तरीका, शैली, ढंग का बोध कराएंगे। जैसे धीरे धीरे, सरपट, अचानक, भली भांति, जल्दी से आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वो कहलाएंगे लालाओ जो क्रिया के घटने के स्थान का बोध कराएंगे। जैसे उधर, ऊपर, नीचे, इधर, बाहर, भीतर, आसपास, घर में, बाहर में, सड़क पर, इस तरह से। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वो कहलाएंगे जो क्रिया के घटने की मात्रा, मापतोल बताएंगे। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, अत्यधिक, जितना, उतना आदि। ये सब क्या हो गए? ये क्रिया विशेषण अव्यय हो गए। संबंध बोधक अव्यय कौन से होते हैं? जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी वे शब्द लाराव जो संज्ञा सर्वनाम के बाद आते हैं और अन्य संज्ञाओं के साथ क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं, वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे विद्यालय के पास बगीचा है तो विद्यालय के पास, मंदिर के सामने फूल खिले हैं के सामने, मुझे सुमन के साथ बाजार जाना है, इसके अतिरिक्त, के अलावा, के भीतर, के बारे में, के विपरीत, के बदले, की तरह, की तरफ, के बाद आदि संबंध बोधक क्या कहलाएंगे? अव्यय कहलाएंगे। ये समुच्चय बोधक अव्यय कौन से होते हैं? जो अव्यय दो शब्दों या दो पदों या दो अवयवों को जोड़ने का कार्य करते हैं। दो शब्दों को, दो पदों को जोड़ने का कार्य जो करते हैं ना, वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, और, अर्थात, अथवा, या, ये सब क्या है? ये समुच्चय बोधक अव्यय हो गए। ठीक है। समानादि, इनके भेद भी होते हैं लालाओ, ठीक है ना। समानाधिकरण समुच्चय बोधक जोड़ने वाले होते हैं, और, तथा, एवं। विरोध दर्शक होते हैं, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर। विकल्प बोधक अथवा, या, नहीं, अन्यथा। परिणाम दर्शाने वाले, इसलिए, अतः, फलतः, अन्यथा। और व्याधिकरण समुच्चय बोधक हेतु बोध, क्योंकि, इसलिए, इस कारण। संकेत बोध, यद्यपि, तथापि, यदि, तो। उद्देश्य बोधक, ताकि, जिससे कि। स्वरूप बोधक होते हैं, अर्थात, मानो, यानी कि, ये होते हैं। विस्मयादि बोधक लाला वे होते हैं जिन अव्यय शब्दों से आश्चर्य प्रकट होता हो, हर्ष प्रकट किया जाता हो, घृणा, नफरत आदि का भाव प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक अवयवों का प्रयोग करते हैं। जैसे ओ, अरे, आहा, हाय आदि। आश्चर्य वाले होते हैं अरे, ओ, हे, क्या। उल्लास, हर्ष प्रकट करने वाले होते हैं वाह, आहा, खूब, बहुत अच्छा। शोक, पीड़ा को बताने वाले होते हैं हाय, आ, ओ, फायराम। घृणा, तिरस्कार को बताने वाले होते हैं छी, चिकार, हट। चेतावनी को हटो, बचो, सावधान, खबरदार। स्वीकृति बोधक होते हैं अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। प्रशंसा को बताने वाले होते हैं शाबाश, सुंदर, बहुत बढ़िया, इस तरह के। और संबोधन करने वाले होते हैं हे, अरे, सुनो, ओ, इस तरह के। ये निपात और पढ़ लेते लगा। निपात क्या होता है? वे अव्यय शब्दों
जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर बल लगा देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे ही, तो, भी, तक, मात्र, भर आदि, ये सब क्या हैं? मुख्य निपात हैं। जैसे पहला निपात है और, सर्वनाम औरों की बात मत कीजिए, विशेषण और लोग कब आएंगे, क्रिया विशेषण मैं अभी और खाऊंगा, समुच्चयबोधक सुमन आई उपहार देकर चली गई, तो ये इनके लिए क्या हो रहे हैं? प्रयुक्त हो रहे हैं। इसलिए अलाव ये और जो है ये ऐसा निपात है। ठीक है। अच्छा, संज्ञा के लिए आएगा तो अच्छों की शरण में जाओ। अच्छा संज्ञा के लिए आ रहा है, क्लास में थोड़ी देर बाद। हाँ भाई, विशेषण के लिए आएगा तो कुछ अच्छे काम कर लिया करो। क्रिया विशेषण के लिए आएगा तो बहुत अच्छा नाची। विस्मयादि बोधक के लिए आएगा तो अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो ये अच्छा, ये भी एक निपात है। कुछ सर्वनाम के लिए आएगा तो खाने कुछ दे दीजिए। विशेषण के लिए आएगा तो कुछ छात्र जा चुके हैं। संज्ञा के लिए आएगा तो कुछ के लिए जलपान का प्रबंध है। क्रिया विशेषण के लिए आएगा तो कुछ पढ़ो तो सही इस तरह से। बहुत के लिए आएगा संज्ञा मैंने बहुतों को देखा है। सर्वनाम के लिए आएगा तो बहुत हो चुका। विशेषण के लिए आएगा तो बहुत अनाज खराब हो गया। क्रिया विशेषण के लिए आएगा तो हाथी बहुत खाता है। ऐसा संज्ञा ऐसों को मैंने बहुत देखा है। सर्वनाम के लिए आएगा तो ऐसा नहीं होगा। विशेषण के लिए आएगा तो ऐसा सांप पहली बार देखा जिसमें ऐसा। क्रिया विशेषण के लिए आएगा तो ऐसा मत कीजिए। वह, अगर सर्वनाम के लिए आएगा तो वह आ गया। विशेषण के लिए आएगा तो वह घर हमारा है। ठीक है वालों, अब ये सारे हमारे व्याकरण के टॉपिक हो गए है ना, इनका हमने सामान्य अध्ययन कर लिया। अब आएंगे हम अपने मुख्य टॉपिक पर जो अपना है पद परिचय। अब कल अलावा हम पद परिचय की जानकारी विस्तार से लेंगे कि पद परिचय जो है किस तरह से किया जाता है। ये उसके लिए ये सारी जानकारी जो अब तक हमने पढ़ी है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण है ना, अव्यय और निपात, ये सारी जानकारी जो है उस पद परिचय को हल करने में काम आएगी। तो ये जो टॉपिक अब तक मैंने पढ़ाया है ना, ये अपने टॉपिक से बाहर का है। ठीक है ना, लेकिन काम उसमें आएगा। जब तक आप इसे नहीं जानोगे, इसके बारे में आपको जानकारी तब तक नहीं होगी, तब तक ये टॉपिक आप हल नहीं कर सकते। तो पद परिचय जानने के लिए व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान आपको होना अपरिहार्य है। ये मैं पहले से ही कह रहा हूं। ठीक है, बाद में हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।